भारत और नेपाल का संबंध बेहद प्राचीन है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध उनकी मित्रता की मिसाल पेश करते हैं। भारत और नेपाल को जोड़ने वाले कई चीज़ें हैं, जैसे कि धर्म को अगर हम लें तो हिंदुइज्म और बौद्धिज्म दोनों देशों को जोड़ता है। उसी तरह से हमारी जो साझा संस्कृति है, साझा विरासत है, साझी बल्कि संवेदना है, यह हम दोनों को जोड़ती है। एक लेखक की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों देशों के बीच जब हम संबंधों की याद करते हैं तो हमें जो नाम हमारे ज़हन में गूंजते हैं, हिंदी साहित्य में रेणु हमारे सामने आते हैं। उन्होंने नेपाली क्रांति कथा लिखी थी। साहित्यकार हमेशा मनुष्य और मनुष्य के बीच में, समाज के बीच, देशों के बीच और वैश्विक स्तर पर आपसी संबंध को कायम करने के लिए काम करते हैं। भारत और नेपाल के बीच संबंधों को सुदृढ़ और मजबूत बनाए रखने में लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे राम कथा हो या फिर अन्य कथाएं, भारत और नेपाल दोनों ही कुछ साझी ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो कि किसी भी सीमा से परे है। हम कह सकते हैं कि भारत ने जो अपनी नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी प्रथम की जो नीति अख्तियार की है, उसमें नेपाल सबसे उसके प्रारंभिक बल्कि वरीयता क्रम में क्रमशः बिल्कुल ऊंची पायदान वाले देशों में है। और इसका उदाहरण हमें मिलता है समय समय पर, वहाँ चाहे भूकंप आया हो, चाहे कोविड का दौर आया हो, भारत ने सबसे पहले मदद का, मित्रता का हाथ बढ़ाया। कुछ अवसरों पर बाहरी तौर पर भले दिखता हो कि नेपाल और भारत के संबंध डगमगा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दोस्ती जो है दोनों देशों की वो बहुत उस गहरी जमीन से जुड़ी हुई है। और एक लेखक क्या करता है, लेखक उस संवेदना को अपनी रचना के माध्यम से उभारता है, जो संवेदना मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने में भूमिका अदा करती है। हर लेखक की कोशिश होती है कि समाज में जो भी उदात्त है, उज्जवल है और अच्छा है, वह सबके बीच जाए। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्यता के खिलाफ हैं, सामाजिक विकास के लिए अहितकर हैं या कि देशों के बीच के संबंध के लिए अहितकर हैं, वे चीज़ें हमारे जीवन से दूर जाएं। इसलिए इन दोनों संबंधों को, भारत और नेपाल के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि यह ऐसा संबंध है जिसमें कई साझी संस्कृतियां हैं। नेपाल में जो सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार ने बनाया है, वो सांस्कृतिक केंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। भारत ने बहुत पहले 50 के दशक में ही एक लाइब्रेरी की स्थापना, पुस्तकालय की स्थापना की थी। दोनों देशों की संस्कृतियों को, एक दूसरे के सांस्कृतिक आदान प्रदान को बरकरार रखने के लिए, एक दूसरे देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति और कला से परिचित हो सके, इसे बताने के लिए। अभी हाल में ही भारत सरकार ने जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी कार्यक्रम नेपाल में भी आयोजित किए गए। यहाँ तक कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी में भी भारत के प्रधानमंत्री ने जाकर हमारे देशों की उस गहरी विरासत को, उस गहरे संबंधों की उस गांठ को और भी उजागर किया और भी सबके सामने नज़ीर पेश की। अब साहित्यकार जो है हमेशा यह कोशिश करता है कि भले साहित्यकार के लिए किसी देश की सीमा उस तरह से नहीं लक्षित की जाती है, क्योंकि साहित्यकार चाहता है कि उस सीमा से परे
किसी देश की सीमा से परे मनुष्यता के हित में काम करना चाहता है। हर साहित्यकार मनुष्यता के हित में काम करना चाहता है। वह पूरी विश्व की जनता के लिए, इसीलिए हमारा तो सिद्धांत जो है वसुधैव कुटुंबकम का। और फिर नेपाल और भारत तो बहुत प्राचीन काल से एक दूसरे के साथ, वहाँ तो कहें कि जो सीमाएँ भी हैं, वो बहुत बाद में, बल्कि वो वरना नेपाली जनता और नेपाल की जनता एक एक बड़ा हिस्सा, लगभग हम कहें कि अ, हज़ारों की संख्या में वहाँ के लोग भारतीय सेना में कार्यरत हैं और यहाँ के साथ उनका संबंध काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। नेपाल और भारत की अगर हम बात करें तो जो हिंदू धर्म है, बुद्ध हैं और साथ में हिंदू धर्म में विशेषकर शिव और शिव के साथ जो राम कथा है, ये हमें एक मजबूत सांस्कृतिक धरातल प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी, वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर संरचनात्मक विकास का क्षेत्र हो, यहाँ भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत गहरे जाकर देखने पर महसूस होता है कि दोनों देशों की जनता जो है एक दूसरे के साथ भाषाई स्तर पर, संवेदना के स्तर पर गहरे जुड़ी हुई है। नेपाली भाषा, जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ प्रदेश पश्चिम बंगाल, वहाँ नेपाली भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाती है। नेपाली भाषा को जिस तरह से दर्जा मिला हुआ है, उसी तरह से नेपाल में भी हिंदी बोलने वाले बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे, हिंदी समझने वाले बड़ी संख्या में मिलेंगे, देवनागरी लिपि में लिखने वाले आपको बड़ी संख्या में मिलेंगे। तो नेपाल और भारत कई स्तरों पर, कहें कि उनके कई ऐसे स्तर हैं, सामान्य धरातल हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को और एक दोनों का साथ जो है विश्व की शांति के लिए, विश्व की प्रगति के लिए आवश्यक है। बीच-बीच में छिटपुट ऐसी घटनाएँ भले हमें नज़र आती हों, घट जाती हों, जिससे लगता हो कि इन संबंधों में थोड़ी-सी कोई हल्की दरार दिख पड़ रही है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यह संबंध इतना मजबूत है, इतने गहरे और इतने मजबूत धरातल पर खड़ा है कि छोटी-मोटी घटनाएँ इस संबंध को डिगा नहीं सकती है। भारत और नेपाल बरसों से साथ रहे हैं, बरसों तक साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान उनका जो है, उसको उनके बीच की जनता को आत्मीय स्तर पर, संवेदना के स्तर पर जोड़ता है। इसलिए और इसमें साहित्यकारों की, खासकर कलाकारों की, यहाँ तक कि फ़िल्मकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपाल में बॉलीवुड की फ़िल्में काफ़ी चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं, बॉलीवुड के कलाकार भी लोकप्रिय हैं। नेपाल में भारतीय फ़िल्मकार, निर्देशक, खासकर पश्चिम बंगाल के निर्देशक सत्यजीत रे जैसे लोग वहाँ काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इसी तरह से रचनाकारों में भी कई ऐसे रचनाकार हैं, जो कि नेपाल में पसंद किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। रेणु का तो उसमें महत्वपूर्ण नाम है। रेणु की चर्चित कहानी तीसरी कसम, जिसमें कि उस बैलगाड़ी का प्रसंग जो आता है, उसमें नेपाल और नेपाल से जुड़ी हुई वो जगहें वो आती हैं। यानी कि नेपाल और भारत महज सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। एक दूसरे के दुख में, सुख में साथ खड़े हैं और भारत के लिए नेपाल महज पड़ोसी ही देश नहीं है। भारत के लिए नेपाल प्रथम और कहें कि प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में प्रथम पड़ोसी देश की तरह है, जिसके सुख में भी भारत साथ रहता है, दुख में भी भारत साथ रहता है। और जैसा मैंने कहा कि क्वेक की घटना हो, भूकंप की घटना हो या कोविड की घटना हो या अन्य इस तरह से कभी भी भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और नेपाल ने भी
भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी भागीदारी जताकर, अपनी भागीदारी कर यह बताया कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को कितने गहरे, कितने मित्रता के साथ लेता है। इसलिए जो ऊपरी तौर पर कहीं-कहीं कुछ ऐसी जो नई बदली वैश्विक परिस्थितियों में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएँ, जिससे लगे कि हाँ, ये संबंध थोड़ा कहीं डगमगा रहा है, लेकिन असल में जो संबंध आत्मिक धरातल पर, संवेदना के धरातल पर, सांस्कृतिक धरातल पर, साहित्यिक धरातल पर खड़े होते हैं, वे संबंध जल्दी टूटते नहीं हैं, जल्दी दिखते नहीं हैं। भारत और नेपाल का संबंध ऐसा ही है। उन दोनों देशों के बीच दर्शन, सांख्यिकी और कई क्षेत्रों में औषधि, विज्ञान और अब तो संरचनात्मक विकास की कई ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, और उन योजनाओं में आपस में एक दूसरे का साझा सहयोग, एक दूसरे की साझी जो मदद है, वह महत्वपूर्ण है इस संबंध को बनाने के लिए। समय-समय पर दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी ऐसे प्रयास किए गए हैं कि हमारे जो वर्षों की यह जो विरासत है, वह विरासत मजबूत बनकर हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने एक मिसाल पेश करेगा।